नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज 25 नवंबर 2025 है। पिछले 2 दिनों में देश की अदालतों में, खासकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी हलचल हुई है और आज हम इन्हीं खबरों की तह तक जाएंगे। आज की चर्चा सिर्फ खबरों को बताने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि इन घटनाओं के गहरे मायने क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक नए दौर की शुरुआत तो हुई है, लेकिन जाते जाते निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश कुछ ऐसे सवाल छोड़ गए हैं जो पूरी न्याय व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे कि जस्टिस सूर्यकांत के नए सीजेआई बनने से क्या बदलेगा। निवर्तमान सीजेआई जस्टिस गवई का वो कौन सा खुलासा है जिसने न्यायपालिका के भीतर ही एक भूचाल सा ला दिया है। और हम कुछ ऐसे अदालती फैसलों को भी समझेंगे जहां भगोड़े कारोबारियों को राहत मिली, तो वहीं सहमति से बने रिश्तों पर अदालत ने एक बहुत तीखी टिप्पणी की। और आखिर में हम सिस्टम के उन गहरी दिक्कतों पर भी नजर डालेंगे जो दिखाती हैं कि कानून की किताबों और असल जिंदगी में कितना बड़ा फासला है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक नए युग की शुरुआत हुई है। जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। उनका कार्यकाल करीब 15 महीने का होगा और आते ही उन्होंने कुछ बड़े बदलावों के संकेत भी दिए हैं। हाँ, और इसमें 2 बातें बहुत दिलचस्प हैं। पहली, उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता मुकदमों के बोझ को कम करना है, जो कि खैर हर सीजेआई कहता है। लेकिन दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक स्वदेशी कानूनी ढांचे की बात की है जिससे विदेशी अदालतों के फैसलों पर निर्भरता कम हो। अच्छा, ये एक तरह से कानूनी सोच में आत्मनिर्भरता का आह्वान है, कह सकते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, उन्होंने आते ही एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए वो जो ओरल मेंशनिंग होती थी, हाँ, जो एक तरह की होड़ होती थी वकीलों में, बिल्कुल वो पुरानी परंपरा अब लगभग बंद हो जाएगी। इसकी जगह अब वकीलों को लिखित में मेंशनिंग स्लिप देनी होगी। इसे ऐसे समझना चाहिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट में सुबह का समय एक इमरजेंसी रूम जैसा होता था। हर बड़ा वकील अपने केस को पहले लिस्ट कराने की कोशिश में रहता था और आरोप भी लगते थे कि रसूख वाले वकीलों को फायदा मिलता है। बिल्कुल। अब स्लिप सिस्टम से एक तरह का अपॉइंटमेंट सिस्टम आ गया है। इससे प्रक्रिया में शांति और शायद उम्मीद है कि थोड़ी बराबरी भी आएगी। इसी के साथ 2 और अहम नियुक्तियां भी हुई हैं। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति SCLSC का और जस्टिस विक्रम नाथ को नालसा का अध्यक्ष बनाया गया है। ये सिर्फ रूटीन नियुक्तियां नहीं है। ये दोनों संस्थाएं उन लोगों को मुफ्त कानूनी मदद देने का काम करती हैं जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं है। इन पदों पर अनुभवी जजों की नियुक्ति ये दिखाती है कि नए सीजेआई का फोकस सिर्फ कोर्ट मैनेजमेंट पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी है कि न्याय आम आदमी तक कैसे पहुंचे। अब उस घटना पर आते हैं जो शायद नए सीजेआई के शपथ ग्रहण से भी ज्यादा चर्चा में रही। निवर्तमान सीजेआई जस्टिस B.R. गवई की विदाई। उन्होंने एक अच्छी मिसाल तो पेश की। शपथ ग्रहण के बाद अपनी सरकारी गाड़ी नए सीजेआई के लिए छोड़कर अपनी निजी कार से घर गए। वो एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक कदम था, लेकिन उनके विदाई भाषण में जो बम फूटा वो कहीं ज्यादा बड़ा था। क्या था वो? उन्होंने खुलासा किया कि एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक जज को एक मामले में प्रभावित करने की कोशिश की थी। क्या? हाँ, सोचिए, एक रिटायर होता हुआ मुख्य न्यायाधीश खुद ये कह रहा है कि सिस्टम के अंदर से ही उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। एक निवर्तमान सीजेआई का ये कहना कि एक जज को प्रभावित करने की कोशिश की गई, ये तो सिस्टम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? बिल्कुल। और ये टाइमिंग देखिए, वो ये बात अपने विदाई भाषण में कह रही हैं। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि जब वो पद पर थे तब शायद इस पर खुलकर एक्शन नहीं ले पाए। ये न्यायपालिका के अंदर की जटिलताओं और शायद आंतरिक दबावों की तरफ भी इशारा करता है। उन्होंने एक कॉलेज में महिला जजों की नियुक्ति पर आम सहमति न बन पाने की अपनी विफलता भी स्वीकार की। हालांकि उनके कार्यकाल में 24 OBC, 11 SC और 13 अल्पसंख्यक समुदायों से जजों की नियुक्ति हुई, जो सामाजिक विविधता के लिहाज से एक सकारात्मक कदम था। तो एक तरफ प्रतीकात्मक विदाई, दूसरी तरफ व्यवस्था पर एक गंभीर टिप्पणी। जस्टिस गवई ने जाते जाते न्यायपालिका के सामने एक आईना रख दिया है और आने वाले नेतृत्व के लिए एक चेतावनी भी छोड़ दी है कि इन मुद्दों को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये बड़े बदलाव हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश की अदालतें कुछ बहुत ही उलझे हुए
और हाई प्रोफाइल मामलों से भी जूझ रही हैं। और इन मामलों में सवाल सीधे न्याय की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं। और इन मामलों के फैसले ही ये तय करते हैं कि आम आदमी का कानून पर भरोसा कितना मजबूत होगा या कमजोर होगा। इसी से जुड़ा एक मामला है बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का। उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे सीबीआई और ईडी के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की है। और तो और उन्होंने दिल्ली की ट्रायल कोर्ट के जज पर ही पक्षपात का आरोप लगा दिया है। जब किसी केस में जज की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ जाए तो पूरा ट्रायल ही सवालों के घेरे में आ जाता है। और मामला भी संवेदनशील है। इसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जैसे बड़े राजनीतिक नाम भी शामिल हैं। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है कि इन आरोपों में कितना दम है। और अब वो मामला जिसने सबसे बड़ी बहस छेड़ दी है, भगोड़े संदेशरा बंधुओं का। सुप्रीम कोर्ट ने उनका 5,100 करोड़ रुपए का सेटलमेंट प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ये स्टर्लिंग बायोटेक धोखाधड़ी मामले के आरोपी हैं और देश से बाहर हैं। और इस सेटलमेंट के बदले उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और पीएमएलए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के सारे केस बंद हो जाएंगे। ये सुनकर पहली प्रतिक्रिया तो यही आती है कि क्या न्याय अब खरीदा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, कि अगर आपके पास हजारों करोड़ हैं तो आप सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। लेकिन क्या इसे इस नजरिए से भी नहीं देख सकते कि सरकार ने एक प्रैक्टिकल कदम उठाया? हजारों करोड़ जो शायद कभी वापस ही नहीं आते, अब कम से कम सिस्टम में तो लौट रहे हैं। यही तो इस पूरी बहस का केंद्र है, व्यवहारिकता बनाम नैतिकता। एजेंसियों का तर्क यही है कि इन्हें प्रत्यर्पित करके भारत लाना, फिर सालों केस चलाना और उसके बाद पैसा वसूलना एक बेहद लंबी और अनिश्चित प्रक्रिया है। उसकी तुलना में 5,100 करोड़ की रिकवरी एक बड़ी कामयाबी है। पर इसका संदेश क्या जाता है कि अगर आप छोटा मोटा फ्रॉड करें तो आप जेल जाएंगे, लेकिन अगर आप हजारों करोड़ का फ्रॉड करते हैं तो आपके पास सेटलमेंट का एक वीआईपी रास्ता खुला है। यही इस फैसले का सबसे बड़ा खतरा है। ये भविष्य के लिए एक ऐसी नजीर बन सकता है जहां बड़े आर्थिक अपराधी इसे एक एग्जिट ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करने लगे। मतलब ये दो तरह की न्याय प्रणाली का आभास देता है। बिल्कुल, एक आम आदमी के लिए और दूसरी उनके लिए जो सिस्टम की कीमत चुका सकते हैं। अब एक और सामाजिक चलन जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है, सहमति से बने संबंधों के टूटने के बाद जो बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। हाँ, उनकी बढ़ती संख्या पर। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा है हर खराब रिश्ते को बलात्कार का नाम देना इस गंभीर अपराध की गंभीरता को कम करता है। ये अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ये नहीं कह रहा कि ऐसे सभी मामले झूठे हैं, लेकिन वो इस पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है जहां रिश्ते में खटास आने के बाद बदला लेने के लिए कानून का इस्तेमाल एक हथियार की तरह हो रहा है। अच्छा, कोर्ट का मानना है कि इससे असली पीड़ितों के लिए न्याय पाना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हर केस को शक की नजर से देखा जाने लगता है। सही बात है। अब हाई कोर्ट के कुछ फैसलों पर आते हैं जो दिखाते हैं कि कानून कैसे बिजनेस और समाज की नई चुनौतियों से निपट रहा है। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को एक भारतीय कंपनी के खिलाफ राहत दी है जो टेस्ला नाम से ही इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली थी। तो वहीं दूसरी तरफ उसी दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को क्रिकेट सट्टेबाजी से कमाए गए अवैध धन को अपराध की आय मानकर जब्त करने की शक्ति दे दी है। ये दोनों फैसले एक साथ क्या कहानी कहते हैं? ये दिखाते हैं कि आर्थिक कानूनों का दायरा कितना बढ़ रहा है। पहला फैसला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा की रक्षा करता है, जो आज की नॉलेज इकोनॉमी में बहुत जरूरी है। और दूसरा फैसला मनी लॉन्ड्रिंग के नए और छिपे हुए रास्तों को बंद करने की कोशिश है। अब तक सट्टेबाजी के पैसे को सीधे तौर पर अपराध की आय साबित करना मुश्किल था। इस फैसले ने ईडी के हाथ मजबूत कर दिए हैं। और कुछ फैसले सामाजिक ताने-बाने से भी जुड़े हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पॉक्सो मामले को रद्द कर दिया। पॉक्सो तो एक बहुत सख्त कानून है। हाँ, जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए है और इसमें सहमति की कोई जगह नहीं होती। तो फिर केस रद्द कैसे हुआ? इस केस में अदालत ने पाया कि आरोपी और पीड़िता ने बाद में शादी कर ली थी और उनका एक बच्चा भी है। तो यहाँ अदालत ने कानून की सख्त व्याख्या करने की बजाय उस परिवार को तोड़ने से बचाना ज्यादा जरूरी समझा। हालांकि ऐसे फैसलों की आलोचना भी होती है कि इससे पॉक्सो जैसे जरूरी कानून का उद्देश्य कमजोर हो सकता है। और आखिर में एक ऐसा मामला जो सीधे सीधे हम सबकी सुरक्षा से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए एक बदलाव पर गहरी चिंता जताई है। इस बदलाव से छोटे मोटे ट्रैफिक उल्लंघन के मामले अपने आप खत्म हो जाते हैं ताकि अदालतों का बोझ कम हो। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक बहुत बड़ी खामी पकड़ी। इस स्वचालित समाप्ति की वजह से शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे गंभीर मामले भी बिना सुनवाई के खत्म हो रहे थे। अरे हाँ,
कोर्ट ने सीधे पूछा, ऐसे आरोपी कैसे बच सकते हैं? यहाँ विधायिका की मंशा मतलब बोझ कम करना और उसके अनपेक्षित परिणाम यानी सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता के बीच का टकराव साफ दिखता है। अब कुछ ऐसी खबरों पर आते हैं जो किसी एक फैसले से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की कार्यप्रणाली की गहरी दिक्कतों को उजागर करती हैं। हाँ, ये वो समस्याएं हैं जो अदालतों के शानदार गुंबदों के नीचे छिपी रहती हैं, लेकिन आम आदमी के न्याय के अनुभव को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही एक रिसर्च रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि हिरासत में होने वाली मौतों की जांच में सालों की देरी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट आने में देरी और मजिस्ट्रेट जांच का लटकना इसके मुख्य कारण है। ये सोचने वाली बात है। हिरासत में मौत का मतलब है कि एक व्यक्ति राज्य की सुरक्षा में था और उसकी जान चली गई। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन जब जांच में ही सालों लग जाए तो जवाबदेही तय करना लगभग नामुमकिन हो जाता है और न्याय की उम्मीद भी दम तोड़ लेती है। बिल्कुल। इसी तरह की एक और परेशान करने वाली रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। आयोग ने बताया है कि देश में आज भी 97 ऐसे कानून हैं जो कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। ये सुनकर यकीन नहीं होता कि 21वीं सदी में भी हमारे कानून ऐसी पुरानी और अवैज्ञानिक धारणाओं पर टिके हैं। विज्ञान साबित कर चुका है कि कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो सकता है और ये आसानी से फैलता भी नहीं। तो फिर ये कानून क्यों है? ये कानून न सिर्फ भेदभावपूर्ण है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का भी खुला उल्लंघन है। और एक तीसरी रिपोर्ट किशोर न्याय प्रणाली यानी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की खामियों को उजागर करती है। सुधारों के एक दशक बाद भी ये सिस्टम संसाधनों की कमी से जूझ रहा है और कानून से टकराने वाले बच्चों को बुनियादी सुरक्षा तक देने में नाकाम है। अगर हम इन तीनों रिपोर्टों को एक साथ रखकर देखें, हिरासत में मौत, भेदभावपूर्ण कानून और किशोर न्याय प्रणाली की विफलता, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। वो क्या? हम कानून तो बहुत अच्छे बना लेते हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने के लिए जो सिस्टम, जो संसाधन और जो इच्छा शक्ति चाहिए, उसका भारी अभाव है। कानूनी सुधारों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई बहुत गहरी है। और आखिर में एक भविष्य की चुनौती पर भी बात कर लेते हैं। आजकल हर तरफ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा है। एक लेख में यह सवाल उठाया गया है कि क्या AI भारत में न्याय देने की प्रक्रिया को तेज और निष्पक्ष बनाने में मदद कर सकता है? देखिए, इसमें क्षमता तो बहुत है, जैसे केसों का विश्लेषण करना या पेंडेंसी को मैनेज करना, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है। वो क्या है? अगर AI को हमारे पुराने फैसलों के पक्षपाती डेटा पर ही ट्रेन किया गया तो वो हमारे सामाजिक पूर्वाग्रहों जैसे जाति, धर्म या लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को और मजबूत कर देगा। मतलब ये न्याय की जगह अन्याय को ऑटोमेट कर सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जिस पर बहुत सावधानी से चलना होगा। तो आज हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में नेतृत्व का बदलाव नई उम्मीदें और दिशाएं लेकर आया है, लेकिन साथ ही व्यवस्था की पुरानी और गहरी चुनौतियां जस की तस खड़ी हैं। हमने नए CJI की प्राथमिकताओं से लेकर संदेशा बंधुओं जैसे विवादास्पद फैसलों के नैतिक और व्यवहारिक पहलुओं को समझा और साथ ही हिरासत में मौत और भेदभावपूर्ण कानूनों जैसे मुद्दों के जरिए सिस्टम की उन कमियों को भी देखा जिन्हें दूर किए बिना सही मायने में न्याय संभव नहीं है। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि न्याय का मतलब सिर्फ अदालती फैसले सुनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जो पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और सबसे जरूरी सभी के लिए सुलभ हो। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि व्यवस्था को लचीला भी होना होगा। जैसा हमने पॉक्सो या सहमति से बने संबंधों के मामलों में देखा, समाज बदल रहा है और कानून को सिर्फ किताबी नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत के हिसाब से भी चलना होगा। आज की चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब एक निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश खुद ये स्वीकार करते हैं कि न्यायपालिका को अंदर से ही प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, तो ऐसी स्थिति में न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, इस पर सोचने की जरूरत है। धन्यवाद।